नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई बार गंभीर ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर हमें जनता के हित के लिए वैसे डॉक्टर्स को हम सामने लाते हैं ताकि उनके विचार से कम मरीजों को राहत मिले। आज हम ऐसे ही बात करेंगे। हम बता दें, हमारे साथ शिशु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उत्सव राज। आपका स्वागत है जी। नमस्कार मनोज जी। ये एक आज हम जो चर्चा करें वो काफ़ी गंभीर है। कम से कम 45-48 डिग्री सेल्सियस में हम लोग अभी जी रहे हैं। जब हम लोग की यह हालात है तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हम बता दें, नवजात बच्चों को लेकर के कई तरह की समस्याएं जब हम डीएमसीएच में जाते हैं तो आते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है या फिर उनको डायरिया की है। कई बार फूड पॉइजनिंग के भी केस सामने आते हैं, रैसेस बॉडी में आते हैं। तो ये तमाम कई ऐसे हैं जिससे परिवार भी परेशान है और बच्चे भी। तो अभी संभावित नवजात बच्चों में किस किस तरह की मुख्य समस्या आपकी नजर में आ रही है, आपके संस्थान पर प्रसाद पॉलिक्लिनिक में आ रहे हैं? देखिए, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नवजात ही नहीं, जो बच्चे हैं उनके लिए भी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब नवजात बच्चे होते हैं तो उनको गर्मी के दिनों में भी उनके मम्मी और जो घर में बाकी औरतें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कवर कर देती हैं, काफ़ी ज़्यादा रैप कर देती हैं। कंबल भी कई बार मैंने देखा है ओढ़ाया हुआ है बच्चे को। तो वैसे में हीट ट्रैपिंग होती है, यानी कि बच्चे के शरीर से गर्मी निकल नहीं पाती है और टेम्परेचर कभी कभी 102 103 चला जाता है। फिर वो परेशान होते हैं, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब हम कंबल हटा के या कपड़े हटा के जब बच्चे का टेम्परेचर 10 मिनट के बाद देखते तो टेम्परेचर नॉर्मल आता है, मगर इस क्रम में पसीना काफ़ी निकल चुका होता है, यानी कि शरीर में पानी काफ़ी निकल चुका होता है और पता चलता है बच्चे ने 7-8-9 घंटे से पेशाब नहीं किया था। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग नवजात शिशुओं को भी थोड़ा ORS पिलाते, ORS का सेवन कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पसीने में ना सिर्फ पानी निकलता है बट साथ में नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, तो जिसको रिप्लेनिश करना यानी पूरा करना हमारा काम हो जाता है। इवन थोड़े बड़े बच्चे भी जो हैं उनको भी हमने देखा है कि थोड़ी सी अगर रात का समय हो गया तो पंखा कम कर दिया, बच्चे को चादर ओढ़ाने की कोशिश की, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का बेसल मेटाबॉलिक रेट हम लोगों से ज़्यादा होता है तो हम लोगों से ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बिना किसी कपड़े के ना रखें, एक सूती कपड़े का एक लेयर उनको पहनाएं। जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे ज़्यादा कपड़े बच्चों को पहनाने की ज़रूरत नहीं है। और समय समय पर उनका शरीर छू के देखते रहें। अगर आपको लगता है कि गर्म है, ठंडा है बच्चा, वैसे समय में आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करें। अगर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 1 महीने से बड़े बच्चे हैं, उनके बारे में हम लोग ज़रूर बताते हैं कि सुबह नहलाने के बाद भी बच्चे को 10 से 7 के बीच में घर से बाहर ना निकालें और इसी बीच में कम से कम 5 से 7 बार कपड़ा भिगा के शरीर उनका पोंछ दें ताकि शरीर ठंडा रहे। अगर ये हम बाहर से नहीं पोंछते हैं तो शरीर अपने आप को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालेगा, बच्चों को डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने वो अवस्था होती है जिसमें कि फीवर होने के भी चांसेस होते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जिसमें बाकी इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब, एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और रहता है कि जैसे कि गर्मी में बच्चों को बाहर नहीं निकाले या फिर घर में अगर रहें तो घर में भी तापमान 45 डिग्री से कम होता नहीं है, चाहे पंखा लगा लें। तो कहा जाता है कि कम से कम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस घर में बनाने के लिए किस तरह करें? या तो बच्चों को एसी में रखा जाए या किस तरह इस्तेमाल किया जाए? कूलर भी संभव है या नहीं? किस तरह उसको घर में, ताकि उसका जो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस में कहा जाता है कि बच्चों को रखना चाहिए। हाँ, देखिए, अमूमन जो एसी होता है उसके बारे में कहते हैं कि अगर आप 24 डिग्री पे चलाते हैं तो एसी जब ठंडा करता है तो उसका कंप्रेसर 22 डिग्री पे जाके बंद होता है और जब 25 डिग्री रूम टेम्परेचर हो जाता है तो वापस से स्टार्ट हो जाता है। यानी आप 22 से 25 के बीच में बच्चों को अगर रखते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाली ध्यान ये रखना होता है कि एसी की डायरेक्ट हवा, यानी कि हवा बच्चे के शरीर पर ना आ रही हो। और वही स्प्लिट एसी के साथ भी, वही विंडो एसी के साथ, कूलर के साथ भी वही बात लागू होती है कि कूलर की हवा कमरे में ज़रूर रहे मगर वो बच्चे पे डायरेक्ट ना पड़ रही हो। और पंखा अगर आप चला रहे हैं फिर भी अगर आपका तापमान मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे मनोज जी, आपके माध्यम से, कि बच्चों का शरीर को ठंडा रखना ज़रूरी है। ठंडे रखने के क्रम में सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय जो है कि अगर आप कपड़ा भिगा के शरीर को पोंछ देते हैं 5 से 6 बार हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, तो शरीर ठंडा रहेगा। शरीर को अपने आप से पसीना निकाल के स्किन को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बच्चों में डिहाइड्रेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और अच्छा, इसके बाद हम लोग, हाँ जी जी जी, इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे थे कि घर से बाहर ना निकालें। हाँ, आवश्यकता ना हो
तो प्लीज़ अपने बच्चों को धूप के समय घर से बाहर ना निकालें। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, जिसमें कि डिहाइड्रेशन के साथ साथ उल्टी आना, दस्त होना, बेहोश हो जाना, ऐसे लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ता है। और ये मैं अपने सारे श्रोताओं को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ पानी का सेवन आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस भी होते हैं पसीने के साथ। तो ध्यान रखें, जैसे नारियल पानी या नमक, नींबू, चीनी पानी का सेवन कराएं या ORS का सेवन कराएं। और ORS जब भी बनाएं तो 1 लीटर पानी में एक पूरा पैकेट डालें, या तो रेडी टू ड्रिंक ORS जो आता है उसका सेवन करें। इन बातों का ख्याल रखें और पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन करें, पानी के अलावा भी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो बॉडी में घर में भी रहे तो बच्चों को बॉडी में रैशेज आ जाता है पूरा बॉडी में, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, जैसा मैंने बताया, फिर से मैं उसी बात को कहूँगा कि एक तो सरसों तेल का प्रयोग किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, जीवन में कभी भी नहीं, क्योंकि सरसों तेल से हानियाँ ही देखी गई हैं, कोई फ़ायदा नहीं देखा गया है। तो मालिश अवॉइड करें, पहली चीज़। अगर आप लगा भी रहे हैं तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा दें, बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र, बॉडी को सिर्फ मॉइस्चराइज़ करने के लिए। और साथ ही साथ जो रैशेस अगर बचाने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कपड़ा भिगा के शरीर पोंछ रहे हैं तो 99% चांसेस है कि रैशेस नहीं आएंगे मनोज। अगर उसके बाद भी रैशेस आ जाते हैं तो आप हल्का कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर लगाते हैं शरीर पे तो वो उसका ध्यान रखेगा और ठीक भी कर लेगा। लेकिन कई बार रैशेस बढ़ जाते हैं, घाव का रूप ले लेते हैं, वैसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे मशवरा करके जो दवाइयाँ वो देते हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस स्थिति में एक चीज़ फूड पॉइजनिंग के भी केसेस देखने को मिलते हैं। कई ऐसे हैं जो 1-2 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, 2-3 साल के, उनको फास्ट फूड या अलग बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग की, तो इस परिस्थिति में किस तरह बचाव होना चाहिए और किस तरह के खाना खाने की आवश्यकता है, या नवजात हो या फिर बड़े, उन लोगों को क्या देना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि गर्मी में हम सब जानते हैं कि रखा हुआ खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो अगर कुछ भी हम बाहर का खा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। अगर सुबह का आया हुआ है, अगर कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है या फास्ट फूड ठेला ही है, कुछ भी है, और वो सुबह से लगा हुआ है या दोपहर से लगा हुआ है, तो मान के चलिए शाम तक उसकी दही ख़राब हो जानी है या उसके साथ जो चटनियाँ बनी हुई हैं वो ख़राब हो जानी है। तो इन सब चीज़ों से अभी कम से कम जो एक्सट्रीम गर्मी चल रही है तब तक बाहर खाने से जितना हो सके परहेज करें बच्चे खास करके। और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि जो कच्चे सब्जियां होती हैं, जैसे कि प्याज, धनिया, पुदीना, ये सब जो डाल रहे होते हैं फास्ट फूड में, या टमाटर डाल रहे होते हैं, तो इनका सेवन कोशिश करके ना करें। अंडा जो बाहर इस्तेमाल हो रहा होता है उसका भी सेवन ना करें। घर में जो अंडा आपने लाया हुआ होता है उसको चेक कर लें पानी में डाल के, अगर वो अंडा पूरी तरह डूब के लेट जा रहा है यानी वो अंडा इस्तेमाल के लिए सही है। वो अंडा थोड़ा भी उठा हुआ है या पानी में ऊपर की तरफ अगर आ जा रहा है तो उस अंडे का सेवन ना करें। तो गर्मी में अंडा खराबी नहीं करता है, गर्मी में ख़राब अंडा खराबी करता है। इस बात का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी बहुत सारे फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। और जितने भी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं उसमें एक जैसे केक हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें अंडे का मिश्रण होता ही होता है। उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। और जो फास्ट फूड में टमाटर मेरे ख्याल से और बंदा गोभी जिसको हम लोग और डालते हैं, सॉस जो होते हैं, टमाटो सॉस, हाँ सॉस और ये सब भी डाला हुआ होता है, जो कि खुले में भी कई बार रखा हुआ होता है। मनोज जी, आपने भी अपनी आंखों से कई बार देखा होगा। तो ये खुले में अगर रह रहा है, पैक नहीं है, और वो कहते हैं कीप आउट ऑफ सनलाइट, तो अगर ये सनलाइट पे डायरेक्टली एक्सपोज्ड है किसी ठेले पे तो वो ख़राब हो रहा है या हो चुका है। तो ऐसे खाने से परहेज करना बहुत ही अनिवार्य है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। तो हम बता दें, लगातार हम दिखा रहे हैं कि खासकर जो मौसम के अनुरूप बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और एक अभिभावक को हमने दौड़ते हुए विभिन्न अस्पतालों में देखा है, उससे पहले क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। और अगर बच्चा किसी भी तरह डायरिया हो या फिर अन्य बीमारियों से अगर ग्रसित होता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अब काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आप इस परिस्थिति में अपने मन से या किसी से पूछ करके दवा खिलाते हैं तो वो भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर कितने तक बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर साहब कितना तक रहे ताकि ये समझ में आ जाए कि बच्चा नॉर्मल है, उसके बाद अगर रहे तो लगा कि उसे बुखार हो सकता है, उसे बुखार है, तो कितना तक बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए इस परिस्थिति में? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर आपके बच्चे के बॉडी टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल में कंसिडर किया जाता है।
94 से नीचे अगर जा रहा है तो वो हाइपोथर्मिया में जा रहा है, जो कि नवजातों के साथ हो सकता है, तो उनको ज़रूर लेकर आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें जब 100 या 100 से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है तो उनको ज़रूर लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो धन्यवाद। हम बता दें कि अगर आपके घर में बच्चे को 94 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, बच्चों के लेकर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर 101 से अगर ऊपर है तो भी आपको निश्चित तौर पर इस गर्मी के समय में आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी अभिभावकों की लापरवाही बच्चों के मौत के कगार पर पहुंचा देता है। उस परिस्थिति में आप काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन तमाम डॉक्टर उत्सव राज ने जो कहा है उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को केयर करें, क्योंकि यही एक अभिभावकों का कर्तव्य होता है। और डॉक्टर अपनी कर्तव्य से आप लोगों को पूरी तरह सजग करने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की ऐसे संभावना से इनकार किया जा सके। तो धन्यवाद डॉक्टर उत्सव राज जी, हम आपसे लगातार संपर्क में, क्योंकि आपके दिए हुए सुझाव से काफी लोगों को लगातार फायदा भी पहुंचा है और वो हमसे आपके लिए जानकारी भी हासिल करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी।